हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के ऊपर। ये आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी का 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन का वन बाय वन करके हम लोग एनालाइसिस करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन लाना चाहता हूँ। ये रहा क्वेश्चन और आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, एक बार क्वेश्चन बना करके देखोगे। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टिक 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 एंड टिक 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 टिक। हो गया गाइस। चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड में जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ आप देख लो। आगे जो मैं सॉल्व करूंगा उसे आप समझ करके क्या करना, सॉल्व करने का कोशिश करना। पहला क्वेश्चन में आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा है कि अ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड वाइडली यूज द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट इन दैट ऑफ। मैं आपको बता दूं कि एक प्लांट है और उस प्लांट के रूट में, इसमें प्लांट के रूट में एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है और ये बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड, किसको, प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर देता है किसके अंदर, इस रूट सेल के अंदर। और इस रूट सेल के अंदर जो डिजीज उत्पन्न होता है, मतलब डिजीज होता है इसको, उसको हम लोग ट्यूमर डिजीज कहते हैं, ठीक है। और इस प्लाज्मिड को हमने नाम दिया टीआई प्लाज्मिड, दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो ये किस बैक्टीरिया से लिया जाता है, इन द सेंस, तो ये बैक्टीरिया से लिया जाता है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियन से। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियन, सही है। और ये जो बैक्टीरिया है, इसका जो ये प्लाज्मिड है टीआई प्लाज्मिड, इसी प्लाज्मिड के हेल्प से हम अपने किसी डिजायरेबल जीन को किसके अंदर डाल सकते हैं, तो अपने डिजायरेबल जीन को प्लांट सेल के अंदर डाल सकते हैं। फंडामेंटल चीज आपको समझ में आ गया। अब जो सवाल है उसका जवाब आपको सामने दिख रहा होगा। वैसे आपने सही जवाब मारा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार फिर से समझ लो। अ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड वाइडली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट इज दैट ऑफ, तो याद रखिएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिशियंस, और उसके प्लाज्मिड का नाम क्या है, टीआई प्लाज्मिड। क्लियर। सो द राइट आंसर इज बी। चलेगा गाइस, चलो इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा था, सेकंड कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इसमें कुछ से कौन है जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नहीं है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को मैंने कहा था मॉलिक्यूलर सीजर, मतलब ये कट करता है डीएनए को, सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा पेक्टिनेज। क्यों, क्योंकि यहां एज लगा है, तो आपको पता है कि एज क्या है, एंजाइम्स है। किसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेक्टिनेज निकलेगा। लेकिन इको R1, बैम H1, हिंद थर्ड, ये सारा का सारा क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। द राइट आंसर इज पेक्टिनेज। क्लियर है। चलो ये सिर्फ एंजाइम्स है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नहीं है जो डीएनए को कट कर रहा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इको R1 क्लेव डीएनए एट विच सीक्वेंस। मतलब ये समझ लो कि ये अगर आपने इस्तेमाल किया जिसका नाम है इको R1, और ये इको R1 डीएनए के फ्रैगमेंट्स को तो कट करेगा कि ये फ्रैगमेंट्स को यहां से कट कर दिया, इस फ्रैगमेंट्स को यहां से कट कर दिया, लेकिन जो कट करता है उस कट करने में जहां पर आपको ये सीक्वेंस मिलेगा, कौन सा, GAATTC, ये इसका रिकॉग्नाइजेशन साइड है किसका, इको R1 का। जहां पे GAATTC मिलेगा वहीं से इस डीएनए को क्या करेगा, ये कट करेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि इको R1 का क्लेव्ड डीएनए जो होगा वो क्या होगा, आंसर डी, GAATTC। ये आपको याद रखना है, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व। आगे चलेगा इस, चलो थर्ड क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबॉडीज आर यूज्ड। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबॉडी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो सिलेक्टेबल मार्कर के लिए करते हैं। क्या चीज, कि भैया जीन वहां इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। इन द सेंस कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूं, एक प्लाज्मिड है जिसका नाम है PBr322 नाम का प्लाज्मिड है, जिसमें दो रेस्ट्रिक्शन साइड होता है, एक एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस साइड होता है और दूसरा होता है गाइस टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस साइड, ठीक है। अगर आपने किसी तरह के जीन को, कोई डिजायरेबल जीन को आपने यहां डाल दिया, तो जो इसकी रेसिस्टिविटी होगी वो खत्म हो जाएगी, और ये बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक से अब क्या होने लगेगा, मरना स्टार्ट हो जाएगा। वही काम आपने टेट्रासाइक्लिन में किया तो वही काम होना स्टार्ट हो जाएगा। इन द सेंस ये सिलेक्टेबल मार्कर कहने का मतलब है, ये बात इस बात को कंफर्म करता है कि आपका डिजायरेबल जीन इस जगह आकर ऐड हो गया। क्लियर। तो यहां जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं उस सवाल का जवाब आपको सिंपल पता है कि द राइट आंसर इज सिलेक्टेबल मार्कर, सही है। 4 के बाद अगला आते हैं फिफ्थ।
फिफ्थ क्वेश्चन कहता है डिफाइन क्लोनिंग वेक्टर, नेम एनी ऑफ देम। क्या समझते हैं आप क्लोनिंग वेक्टर से? अगर हम किसी जीन को, किसी डीएनए को इंसर्ट करना चाह रहे हैं किसी सेल के अंदर और जबरदस्ती डाल भी देते हैं, तो उसको फॉरेन बॉडीज मान करके वो सेल उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जब तक सेल के अंदर रहेगा नहीं तब तक वो काम करेगा नहीं। क्या काम करना है? डीएनए एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन फंक्शनल होगा। दैट्स। तो ऐसे केस में हम अपने डिजायरेबल जीन को अकेले नहीं भेजते हैं, किसी साथी के साथ भेजते हैं। और साथी में हम शुरुआत करते हैं बैक्टीरियोफेज का, प्लाज्मिड का। ये दो बोला हमने, दो लिखा। लिखने के लिए और भी एग्जांपल है, लेकिन सवाल क्या पूछ रहा कि है क्या ये क्लोनिंग वेक्टर? क्लोनिंग वेक्टर मतलब अ डिजायरेबल जीन कैन बी ट्रांसफर इनटू द सेल विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर कैन बी यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। इसका इस्तेमाल बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं फॉर द ट्रांसफरिंग द डिजायरेबल जीन इनटू द सेल सच एज प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज। ये दोनों एग्जांपल आपका किसका बनता है? वेक्टर्स का। Plasmid is extra chromosomal DNA present in prokaryotic cell such as PBR322 एक प्लाज्मिड है, TI प्लाज्मिड, ये दोनों अभी हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया ही है, which is obtained from Agrobacterium tumefaciens used for the transferring desirable DNA in plant cell। TI प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं प्लांट सेल में किसी डिजायरेबल जीन को भेजने के लिए, लेकिन ई कोलाई बैक्टीरिया में अगर किसी डिजायरेबल जीन को डालना है तो आपको डालना होगा PBR322 नाम के जीन को। तो यहां तक आप क्या करोगे? पहले इसका स्क्रीनशॉट लोगे, बातें वही है, कुछ नया नहीं है। हो गया गाइस? क्या स्क्रीनशॉट 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है इतना लिखना। आगे बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि शो द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड PBR322। मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये किसका बनाया है? PBR322 का बनाया है, जिसमें अभी जस्ट मैंने कहा कि ये एम्पीसिलिन रेसिस्टेंस है, तो ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस है। ठीक है, एक साइड है ऑरिजिन, यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि किसी भी बैक्टीरियल सेल में एक प्लाज्मिड है तो वो कॉपी करके 2 बनाएगा, 2 3 बनाएगा, तो रेप्लिकेशन कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होगा ना। वो जो स्टार्ट होगा दैट इज कॉल्ड ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो सर बाहर में इतना सारा जो लिखा हुआ, ये वो सारे साइट्स हैं जहां पर आप जब ट्रीट करोगे किससे? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, तो ये कट करेगा। मान के चलो आपने इकोआर1 का इस्तेमाल किया इस एंजाइम्स का, तो ये प्लाज्मिड को यहां से कट करेगा और दूसरे डीएनए यहां पे आके जुटेंगे। अगर आपने BAM-H1 का इस्तेमाल किया तब ये डीएनए को, मतलब प्लाज्मिड को कट करेगा, लेकिन कहां से? उस लोकेशन से कट करेगा। तो ये रिकॉग्नाइजेशन साइट कहलाता है जहां से कटता है। कब? लेकिन जब हम उसको ट्रीट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। तो कह रहा कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस PBR320 को कहां से काटेगा? क्लियर? सो द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड PBR322। पहला तो यह स्ट्रक्चर आपको बनाना है, इसमें जो चीज याद है उसको लिखना है। छोटा बात और भी लिखना होगा, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसके बारे में हमने क्या लिखा है कि डिजायरेबल जीन आर लाइगेटेड टू द प्लाज्मिड गेट रेप्लिकेट इन द होस्ट सेल। जब ये होस्ट सेल में जाएगा तो एक सेल, दो सेल, एक प्लाज्मिड, दो प्लाज्मिड, दो प्लाज्मिड, 4 प्लाज्मिड, इस तरह से मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर? और साथ में जिस जीन को हमने इसमें जोड़ा है वो भी रेप्लिकेट करता चला जाएगा। अगली बात, सिलेक्टेबल मार्कर। मैंने क्या कहा कि सिलेक्टेबल मार्कर वो होता है जिससे आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा? देख लो, जैसे एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों आपका सिलेक्टेबल मार्कर है। अगर आपने किसी जीन को एम्पीसिलिन के पास लाके जोड़ा है तो एम्पीसिलिन की जो रेसिस्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी। अगर टेट्रासाइक्लिन में जोड़ा है तो टेट्रासाइक्लिन की रेसिस्टिविटी खत्म होगी। मतलब जिसकी रेसिस्टिविटी खत्म हो रही है, मतलब कंफर्म है कि डीएनए उसी जगह जाके जुटा है। क्लियर? तो उसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। तो यहां कहता है सिलेक्टेबल मार्कर आर दोज हैव एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन। उसके पास, जिसके पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन है, लेकिन जब हम किसी डिजायरेबल जीन को वहां जोड़ते हैं तो उसकी एंटीबायोटिक रेसिस्टिविटी खत्म हो जाती है। They act as selectable marker due to the ligated desirable DNA. They lost their antibiotic resistivity. In PBR322 contain 2 selectable marker, ampicillin resistance and tetracycline resistance. लास्ट गाइस, क्लोनिंग साइट, जिसको रिकॉग्नाइजेशन साइट कहते हैं। और मैंने क्या कहा कि हमारे पास मॉलिक्यूलर सीजर है जिसका नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को जहां से कट करेगा, जिस प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को इस्तेमाल करेंगे उसी को हम लोग कहते हैं रिकॉग्नाइजेशन साइट। द डिजायरेबल डीएनए और एलियन डीएनए लाइगेटेड टू द क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट आर दोज
which recognized by the restriction enzymes and can be cut। समझ में आ गया? मैंने क्या कहा कि इको R1 का इस्तेमाल कीजिएगा तो वो यहां से कट करेगा, BAMH का इस्तेमाल कीजिएगा यहां से कट करेगा, सेल्फास्ट का इस्तेमाल कीजिएगा यहां से कट करेगा। सही है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं और अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और जीन थेरेपी, ये दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें मैं आपको बता देता हूं कि इसमें 2 पोर्शन जुटा है। एक पोर्शन जो येलो वाला नजर आ रहा है, ये पोर्शन किसका है? तो ये है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का। और जीन थेरेपी जो है ये भी बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है, लेकिन किसका? बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा, किसको? जीन थेरेपी को, जब मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा। क्लियर? अभी जो मैं पढ़ाऊंगा वो क्या करूंगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैंने क्या कहा कि अगर ये डीएनए है और अगर इस डीएनए में हमने कोई एंजाइम्स डाला, कौन सा एंजाइम? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, तो ये डीएनए कई फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगा। क्लियर? अब जब ये कई छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूटेगा तो इस फ्रैगमेंट को सेपरेट कर देने के लिए हम करते क्या है? हम एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज सप्लाई होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन सा? नेगेटिव चार्ज। और यहां पर वेल होता है जिसमें हम लोडेड कर करके डीएनए को पहले रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करते हैं, फिर इथिडियम ब्रोमाइड से रंग देते हैं और रंगने के बाद इसके अंदर डाल देते हैं। अब दोनों जगह पे चार्ज सप्लाई होता है और जो डीएनए है वो कई फ्रैगमेंट्स के हिसाब से इस जेल के ऊपर आ जाता है। क्यों आ जाता है ये भी मैं बता देता हूं। डीएनए आपका नेगेटिव चार्ज है और गाइस प्रोटीन जो है वो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और आप खुद सोचो कि हमारा जो डीएनए है वो पैक्ड फॉर्म में है और पैक्ड किसके साथ है? प्रोटीन के साथ, और उस प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। तो जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो प्रोटीन नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है और डीएनए पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और ऐसे केस में जितना फ्रैगमेंट्स डीएनए है वो इस जेल के ऊपर अरेंज हो जाता है। क्लियर? और उससे फिर हम जो डिजायरेबल जीन होता है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलिए आते हैं बाय वर्ड जो हमको लिखना है 5 मार्क्स के लिए, तो 2.5 मार्क्स का इसको लिखना होगा, 2.5 मार्क्स का इसको लिखना होगा। द फ्रैगमेंटेड डीएनए कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो फ्रैगमेंटेड डीएनए उसको सेपरेट करने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करते हैं। पहला लाइन तो ये लिखें, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस of different ionic properties such as DNA is negative charge and protein is positive charge। आपको पता है डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होता है। आगे कहता है these charge particle move either toward the anode and cathode। अपने चार्ज के अकॉर्डिंग डीएनए किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ, और प्रोटीन किधर जाएगा? नेगेटिव की तरफ। डिपेंड अपॉन देयर चार्ज such as DNA negative charge move towards the anode and protein is positive charge move towards the cathode। clear? The most commonly used matrix in gel electrophoresis is agarose। जो हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है agarose, और ये पॉलीसैकेराइड्स होता है जो कहां हमें मिलता है? सी वीड्स में, समुद्र के अंदर से, ठीक है। द फ्रैगमेंटेड डीएनए आर सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज। क्लियर? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में 2.5 मार्क्स के लिए इतना लिखना सफिशिएंट होगा, मतलब काफी होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको फिर से इसका पहले स्क्रीनशॉट लेना है गाइस। हो गया स्क्रीनशॉट? ये जीन थेरेपी को मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मतलब बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। तो आज का वीडियो हमारा यही खत्म होता है। आज के लिए गाइस थैंक यू एंड बाय।